दीवाना दिल हुआ दीवाना, मोहब्बत क्या है मैंने जाना। दीवाना दिल हुआ दीवाना, मोहब्बत क्या है मैंने जाना। नजरे जो झूम के आई तुझे चूम के, छाने लगा नशा। दीवाना दिल हुआ दीवाना, मोहब्बत क्या है मैंने जाना। मैं मनीष कुमार सिंह, स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील नीट बैच में। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है। यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का 7वां लेक्चर है। अगर आप इसके पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जाकर उसको भी देख लेंगे कि ताकि आपको हर एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए कि ताकि हम फटाफट इस लेक्चर को शुरू करें, इस सेशन की शुरुआत कर सके। तो आप सब रेडी है? शुरू किया जाए? ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने पॉइंट की ओर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक के बारे में बात करते हैं। ये बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक क्या है, तो इसको समझने के लिए इसके पिछले लेक्चर में हम लोग एम्ब्रायोसैक के टाइप्स को पढ़े थे, जिसमें बताया गया था कि ये फंक्शनल मेगास्पोर के नंबर के आधार पर एम्ब्रायोसैक जो होता है 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक, बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक और एक बताया गया था टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक। तो आप सब इसके पिछले लेक्चर में मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक के बारे में डिटेल्स में स्टडी किए हैं। आज हम लोग बाइस्पोरिक के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मोनोस्पोरिक में एक फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होता है, और ये बाइस्पोरिक में देखिए क्या होता है, हम आपको बताते हैं एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से। आप सिर्फ अपने नज़र को इस स्क्रीन पर बनाए रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ये बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक है। अब आपको दिख रहा है कि व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रायोसैक थ्रू 2 फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक। यानी अगर कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन 2 फंक्शनल मेगास्पोर से हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसी को तो बोलेंगे बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक। तो समझ गए ना? अब ये बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक भी कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इट इज ऑफ 2 टाइप्स। वो भी कौन कौन होता है? तो इसका नाम आप याद रखिएगा। ये फर्स्ट नंबर जो है इसको हम लोग एलियम टाइप के नाम से जानते हैं, और सेकंड की बात करेंगे तो इसको हम लोग एंडीमियन टाइप के नाम से जानते हैं। वैसे ये फर्स्ट कहिए सेकंड कहिए, आपको जो पहले याद आ गया वही फर्स्ट वही सेकंड। देखिए यहाँ पे बी लिख लेंगे, यानी ये 2 टाइप्स का है, एक एलियम टाइप और एक एंडीमियन टाइप। अब हमें समझना है कि एलियम टाइप जो एम्ब्रायोसैक होता है वो कितना न्यूक्लिएटेड और कितना सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसमें किस साइड का मेगास्पोर फंक्शनल है, इस बात को ध्यान रखना है। तो हम एक एक करके आपको समझा देंगे, और बाकी आप जब समझ जाइएगा तो अपने से भी बनाना शुरू कर दीजिएगा। ये जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जो भी आपको पॉइंट दिया जा रहा है सब एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखकर समझाया जा रहा है, और कुछ एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट को वो शॉर्टकट में दे दिया है। अब उसी पॉइंट को क्लियर कराने के लिए हमें और भी साइड से भी कुछ
टर्म की आवश्यकता पड़ता है, तो उसको भी हम आपको बताते चल रहे हैं। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब ये सिर्फ एनसीईआरटी पर ही ध्यान दीजिएगा तो पता है आपको नीट के एग्जाम में 80% ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, बाकी जो 20% होता है वो उसके साइड से क्वेश्चन दे देता है, तो वो आप कैसे बनाइएगा। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी को तो कवर करना ही है, उसके अलावा साइड से कुछ जो विशेष जानकारी है हम आपको देते चलेंगे। आप सिर्फ धैर्य तो बना कर रहिए और देखते रहिए ये कैसे हम आपको इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये एलियम टाइप जो होता है वो कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। और इसमें बात करेंगे कि चैलेजा के साइड का मेगास्पोर फंक्शनल होगा कि माइक्रोपाइल की ओर का मेगास्पोर फंक्शनल होगा। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है चैलेजल मेगास्पोर फंक्शनल, यानी इसमें कौन सा मेगास्पोर फंक्शनल होगा, चैलेजल। और डीजेनरेट कौन सा होगा, तो डीजेनरेट की बात करते हैं तो वो माइक्रोपाइल की ओर का डीजेनरेट हो जाएगा। अब हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो इसको हम लोग एंडीमियोन टाइप के नाम से जानते हैं। इसमें भी क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। यानी डायरेक्ट इस पॉइंट से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में याद रहा तो इसलिए आपको ये पॉइंट लिख दिए हैं कि डायरेक्ट आपके माइंड में हंट करेगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो आपके लिए बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। तो आप देखिए इसमें कह रहा है कि किस साइड का मेगास्पोर फंक्शनल होगा, तो याद रखेंगे माइक्रोपाइलर मेगास्पोर क्या होगा, फंक्शनल होगा। माइक्रोपाइलर मेगास्पोर अगर फंक्शनल है बाइस्पोरिक में और उससे कंप्लीट एम्ब्रायोसैक बन रहा है तो आपको पता है उसको क्या कहेंगे, उसको एंडीमियोन टाइप कहेंगे। और यही चैलेजल मेगास्पोर अगर फंक्शनल रहेगा और 2 फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रायोसैक बनेगा तो वो क्या होगा, बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक का एलियम टाइप हो जाएगा। तो क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आप इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बना सके। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, चलें, ठीक है चलते हैं। अब आपको देखिए स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ये बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक में आपको बताया गया कि एलियम टाइप और एंडीमियोन टाइप क्या होता है। तो हम आपको एक बता रहे हैं और दूसरा आपको टास्क दे रहे हैं, आप उसको अपने कॉपी पर बना लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। इसमें कह रहा है कि ये जो बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक है इसमें 2 मेगास्पोर फंक्शनल होता है। तो जहाँ से मेगास्पोर बनना शुरू किया है वहीं से हम लोग शुरू करेंगे इसमें बनाने के लिए। यानी कि इसमें आपको पता है कि ये एक सेल है जिसको हम लोग मेगास्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। सबसे पहले इसमें डिवीजन जो होता है वो कौन सा, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होगा तो इसके चलते बनता है 2 सेल। कितना बनता है, 2 सेल बनेगा। और इस सेल में से आपको पता है कि ये ऊपर वाला जो है वो चैलेजल है और नीचे वाला क्या है, माइक्रोपाइलर है। ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं ये एनाट्रोपस ओव्यूल में बना रहे हैं। अगर यही ऑर्थोट्रोपस में बनाते तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर इंड, और नीचे वाले को क्या कह देते, चैलेजल इंड कह देते। लेकिन ये कौन सा स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं, एनाट्रोपस में। तो आपको याद रखना होगा कि ऊपर वाला क्या होगा, चैलेजल, और नीचे वाला जो मेगास्पोर होगा वो माइक्रोपाइलर होगा। इसमें आपको बताया गया था कि ये सबसे पहले ये सेकेंड मियोसिस होने से पहले ही क्या होता है, एक डीजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक इसमें से डीजेनरेट होता है, वो भी किस साइड वाला, माइक्रोपाइलर इंड वाला। जब ये डीजेनरेट हो जाता है तो उसके बाद ये वाला जो क्या करता है, अपने थोड़ा साइज को बड़ा करता है। ये अपने साइज को क्या करता है, जो चैलेजल वाला है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद इसमें होगा मियोसिस सेकेंड। क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड होगा तो इसके अंदर कितना न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा, इसके अंदर 2 दिखाई देगा। कितना,
2। तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 2 सेल बना था यानी डायड बना था, और इस डायड में से एक क्या हो गया, डीजेनरेट हो गया माइक्रोपाइलर वाला, और फंक्शनल कौन सा है, चैलेजल मेगा स्पोर फंक्शनल है। और इसके बाद क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें से जब एक डीजेनरेट हो गया तो ये अपने साइज को बड़ा कर लिया है, और उसके बाद से इसमें सेकंड मियोसिस होता है, इसके चलते अब फिर से यहाँ पे 2 मेगा स्पोर बन रहा है। अब ये 2 मेगा स्पोर से क्या होगा, कंप्लीट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा। इसलिए इस टाइप के एम्ब्रायो सैक को हम लोग क्या कहेंगे, बाई स्पोरिक एम्ब्रायो सैक। अब इसके आगे प्रोसेस क्या होता है हम लोग देखते हैं। यहाँ से शुरू होता है अब माइटोसिस सेल डिवीजन। कौन सा डिवीजन शुरू होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करेंगे, माइटोसिस सेल डिवीजन शुरू होता है, और इसमें माइटोसिस की संख्या कितना होता है, 2, यानी 2 ही बार इसमें माइटोसिस होगा। यानी एक बार माइटोसिस होगा तो उसके चलते क्या बनेगा, यहाँ पे जो आप एम्ब्रायो सैक देखिएगा इसके अंदर आपको दिखेगा 4, यानी एक ऊपर चला जाएगा और वहाँ पे 2 दिखेगा और यहाँ पे 2, यानी ये सब अंदर जो देख रहे हैं ये सब न्यूक्लियस है, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। इसके अंदर अब साइटोकाइनेसिस की क्रिया नहीं हो रहा है, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी इसका सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। साइटोकाइनेसिस होगा जब कंप्लीट एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन होगा तब। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, एक बार तो माइटोसिस हो गया, आपको बताया गया इसमें 2 बार माइटोसिस होगा, और दूसरा बार जैसे ही ये माइटोसिस होगा, ये फर्स्ट माइटोसिस है, और ये सेकेंड जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तो इसके चलते क्या होगा, यहाँ पे 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे आपको कितना न्यूक्लियस दिखेगा, 4, और नीचे जो 2 है यहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 न्यूक्लियस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं 4 न्यूक्लियस, इसमें से क्या होगा, 3 ये जहाँ है वहीं पे रह जाएगा, इसमें से एक न्यूक्लियस बीच में आ जाएगा जिसको पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानेंगे, और फिर नीचे से भी एक न्यूक्लियस बीच में चला जाएगा। अब यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ ये अपने क्या करेगा, न्यूक्लियस अपने पोजीशन को चेंज करेगा, और ये 3 न्यूक्लियस यहाँ पे रह जाएगा और 3 न्यूक्लियस यहाँ पे, और उसके बाद क्या होगा, ये ऊपर से एक बीच में आ जाएगा और नीचे से भी एक कहाँ पे चला जाएगा, बीच में चला जाएगा। अब ये जिसको पोजीशन चेंज करना है, ये न्यूक्लियस अपना पोजीशन चेंज कर लिया है। अब कंप्लीट एम्ब्रायो सैक के फॉर्मेशन करने के लिए जो आप अपर साइड में जो देख रहे हैं 3 न्यूक्लियस, ये 3 सेल बना लेगा, लेकिन याद रखिए ये किस साइड का है, चैलेजल साइड है, और ये क्या है, माइक्रोपाइलर। तो जिधर चैलेजल होगा उधर एंटीपोडल सेल बनता है, और जिधर माइक्रोपाइलर इंड होता है उधर क्या बनता है, उधर बनता है एग एपारेचस, जिसमें एक एग सेल होता है और 2 उसका हेल्पिंग सेल होता है, जिसको हम लोग सिनर्जिड के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेगा, अपना ये कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार करेगा। जहाँ पे आपको दिख रहा है ये यहाँ पे 3 सेल बना लिया, कितना सेल बना लिया, 3 सेल। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल, और बीच में आप देख रहे हैं इसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई ही बोलते हैं, और नीचे जो है इसमें से एक जो होगा वो एग सेल बनाएगा, और 2 जो होगा इसका हेल्पिंग सेल होगा, जिसको सिनर्जिड के नाम से जानते हैं। अब ये एम्ब्रायो सैक तैयार हो गया, इसका नाम क्या बताएंगे, एंटीपोडल सेल्स। इसकी संख्या कितना आपको दिख रहा है, 3, तो आप 3 लिख देंगे, और इसका नाम है पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम है, पोलर न्यूक्लियाई। इसकी संख्या कितना है, 2 है इसकी संख्या। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे इसको एग एपारेचस कहते हैं एक साथ इसको, लेकिन यहाँ पे इसका नाम अगर कोई पूछे तो आप तो जानते हैं, फर्स्ट लेक्चर जो भी बच्चे देखे होंगे उनको पता होगा कि इसको एग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एग सेल। और ये जो 2 इसके साइड में दिख रहा है ना, जिसको हम लोग बॉडीगार्ड बोल रहे हैं, यानी हेल्पिंग सेल, इसको सिनर्जिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनर्जिड से। अब इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या कितना है, 2 है, और इसकी संख्या कितना है, 1 है। अब ये कंप्लीट रूप से क्या हुआ है, एम्ब्रायो सैक बन गया है। और ये आप देखे हैं ना कितने फंक्शनल मेगा स्पोर से बना है, तो ये 2 फंक्शनल मेगा स्पोर से बना है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं,
बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक। यहाँ पे देखिए ये मेगास्पोर मदर सेल है और यहाँ पे क्या है, मेगास्पोर क्या है, डायड है। ये डायड कंडीशन में मेगास्पोर बना है। इसके बाद एक इसमें से डीजनरेट हो गया है और यहाँ पे जो एक बच गया है मेगास्पोर, यहाँ पे आप देखिए 2 मेगास्पोर, यानी कि इसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर है। ये क्या है, मेगा स्पोर। और आपको पता है कि मेगा स्पोर मदर सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है और ये हेप्लॉयड होता है। इसके बाद ये भी हेप्लॉयड होता है और ये मेगा स्पोर जितना भी है वो सब के सब कैसा होता है, हेप्लॉयड होता है। उसके बाद ये जो प्रोसेस कंप्लीट तैयार हो रहा है, अब यहाँ पे जितना भी ये सेल बना है सब हेप्लॉयड सेल है। यानी ये जो एंटीपोडल सेल कहिए, चाहे एग सेल कहिए, चाहे सिनर्जिड कहिए, ये सब के सब क्या है, हैप्लोइड सेल है। अब ये पूछा जाएगा ये कितना सेल, कितना न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, तो आपको तो पता है इसमें टोटल कितना सेल है, 1 2 3 4 5 6 और बीच में जो ये पोलर न्यूक्लियाई है उससे एक सिंगल सेल बनता है जिसको सेंट्रल सेल कहते हैं। तो टोटल इसमें सेल की संख्या कितना होगा, 7। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 7 सेल्ड। और न्यूक्लियस की संख्या आप काउंट करके देखिए तो कितना होगा, इसमें न्यूक्लियस की संख्या 8 होगा। तो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। न्यूक्लिएटेड भी बोल सकते हैं, चाहे सिर्फ न्यूक्लिएट भी लिख सकते हैं। यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ये थोड़ा सा आप स्पेलिंग याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इससे जो एंडोस्पर्म हो बनेगा, वो एंडोस्पर्म का पोलैरिटी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप देखिए इसका पोलर न्यूक्लियाई की संख्या कितना है, 2 है। तो इसी से जब सेकंड मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है तो ये क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनाता है डिवीजन करके। तो अब आपको पता चल गया कि जब ये ऑलरेडी हेप्लॉयड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो जो एंडोस्पर्म इससे बनेगा वो कैसा होगा, ट्रिप्लॉयड होगा। कैसा होगा, ट्रिप्लॉयड। तो आप याद रखिएगा कि ये एलियम टाइप का जो बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक होता है उससे जो एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लॉयड होता है। और ये एम्ब्रायोसैक कैसा होता है, तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। अब आपको पता चल गया ऊपर वाले सेल को, चैलेजल इंड वाले को एंटीपोडल सेल कहेंगे और माइक्रोपाइलर इंड वाले को एग एपारेचस, जिसमें एक एग सेल और 2 क्या होगा, सिनर्जिड। बीच में जो देख रहे हैं इसको पोलर न्यूक्लियाई, ये फर्टिलाइजेशन से पहले फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेता है और यही सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब सेकेंड मेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और उसमें जब डिवीजन होता है तो बनता है एंडोस्पर्म, जिसका पोलैरिटी स्ट्रक्चर इस एम्ब्रायोसैक में ट्रिप्लॉयड होगा। 3n से उसको डिनोट किया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है तो दूसरा जो इसका टाइप है जिसको हम लोग एंडीमियन टाइप कहते हैं उसको आप कॉपी पर अपने बना लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। और हम समझा देते हैं कि इसमें चेंज क्या करना है। चेंज आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना है, इसमें चेंज यहीं पे सिर्फ करना है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे वाला डीजनरेट हुआ है यानी माइक्रोपाइलर इंड वाला और चैलेजल वाला फंक्शनल है। लेकिन एंडीमियन टाइप में हम क्या करेंगे कि ये नीचे वाले को यानी माइक्रोपाइलर वाले को फंक्शनल रखेंगे और इस चैलेजल वाले को क्या कर देंगे, डीजनरेट कर देंगे और बाकी सेम टू सेम एकदम डीटो यही बना देंगे। तो है ना आपके लिए आसान, एक पर एक क्या है, फ्री है। एक को बनाइए, समझिए और दूसरा वाला तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो आप ध्यान से इसको रिव्यू कर कर कभी देखते रहिए जब तक समझ में नहीं आ रहा है। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट देखिए, आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत आपको इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज को देखते रहिए और इस स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है उसका भी जवाब आप फटाफट भेज दीजिए। देखिए आपके सामने आ गया फर्स्ट जो क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्या कह रहा है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायोसैक इन एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म में कौन सा टाइप का एम्ब्रायोसैक है जो कॉमन है और सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
तो आप देखिए इसके लिए ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट नंबर, और सेकंड ऑप्शन देखिए आपके सामने आ गया, और थर्ड ऑप्शन आ गया, और ये देखिए फोर्थ ऑप्शन आ गया। अब इसमें से आपको फटाफट कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और इस ऑप्शन को आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए कि ताकि वो मेरे पास दौड़े दौड़े चला आए। तो देखिए फटाफट क्वेश्चन को समझकर बताना है, विच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रायोसैक इन एंजियोस्पर्म। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, टेट्रास्पोरिक विथ वन माइटोटिक स्टेज ऑफ डिवीजन, यानी टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक आपको कॉमन टाइप है जिसमें एक बार माइटोसिस डिवीजन के द्वारा वो कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार करता है, या मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन के द्वारा जो बना है वो कॉमन टाइप है एंजियोस्पर्म के लिए एम्ब्रायोसैक, या मोनोस्पोरिक विथ 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन वाला ये एम्ब्रायोसैक कॉमन टाइप है एंजियोस्पर्म के लिए, या ये बाइस्पोरिक विथ 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन वाला ऑप्शन सही है। ये जो आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ये क्या है, एम्स 2019 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, आप समझ लीजिएगा तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, पॉइंट अगर आपका क्लियर रहा तो इसका फटाफट ऑप्शन भेज दीजिए। हाँ, तो बच्चों के द्वारा काफ़ी सही आंसर भेजा जा रहा है, कुछ बच्चे अभी भी नहीं भेज रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, हम आपको समझा दे रहे हैं, और हम जो आंसर आपको बता रहे हैं अपने आंसर से मैच करा लीजिए, देखिए किसका आंसर सही आ रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी आ गया ना, बी बोले तो बंटी सर। तो आप समझ रहे हैं ना, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, मोनोस्पोरिक विथ 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, यानी जो आप पढ़े थे मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक जो बनता है उसमें कितना बार माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, 3 बार होता है, और उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पोलीगोनम टाइप के नाम से जानते हैं। ये 80% एंजियोस्पर्म में इसी टाइप का एम्ब्रायोसैक प्रेजेंट होता है। तो आप समझ गए, चले आगे, ठीक है चलते हैं आपके कहने पे। अब देखिए हम लोगों को स्क्रीन पर जो पॉइंट दिख रहा है, अभी अभी हम लोग पढ़े बाइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक, और एम्ब्रायोसैक का जो थर्ड टाइप है इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक क्या है, टेट्रा का मतलब 4 होता है। कुछ बच्चे के मन में ये तो क्वेश्चन नहीं ना उत्पन्न हो रहा है कि ट्राइस्पोरिक कहाँ गया, तो हम बता दे रहे हैं आपको कि ट्राइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक होता ही नहीं है। वो क्यों नहीं होता है हम आपको अभी बता रहे हैं, आप सिर्फ अपने नज़र को स्क्रीन पर बनाए रहिए। अभी आप देख लीजिए, ये टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक कहने का अर्थ है कि इसमें कितना फंक्शनल मेगास्पोर होगा, 4 मेगास्पोर फंक्शनल होगा, और उस 4 फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक कहते हैं। अभी आप बाइस्पोरिक में पढ़े थे कि मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो सबसे पहले डिवाइड करता है मियोसिस सेल डिवीजन द्वारा। तो मियोसिस फर्स्ट होता है तो 1 से 2 बन जाता है, और उसी में से एक डी जनरेट हो जा रहा है तो बच जाता है 1, और उसमें फिर जब सेकेंड मियोसिस होता है तो फिर 1 से कितना बन जाता है, 2। अब बताइए कि मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा अगर 1 डी जनरेट हो रहा है तो लास्ट में रिजल्ट कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। आपको न 3 कभी मेगास्पोर मिलेगा और न कभी 3 मेगास्पोर से आप कंप्लीट एम्ब्रायोसैक बना पाइएगा। इसलिए ट्राइस्पोरिक एम्ब्रायोसैक होता ही नहीं है। आप एकदम इस बात को 100% अपने माइंड में सेट कर लीजिए। हम लोग जो पढ़ रहे हैं अब क्या है, ये टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक है। तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा, व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट डेवलप एम्ब्रायोसैक थ्रू 4 फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है,
यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 4, FOUR याद रखेंगे। 4 फंक्शनल मेगास्पोर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक। इसको क्या कहते हैं? टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक। ये आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसको थोड़ा सा सुधार लेना है। क्या कि व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट डेवलप्ड एम्ब्रायोसैक थ्रू 4 फंक्शनल मेगास्पोर्स इज कॉल्ड टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक। अब ये बात करते हैं टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक का, तो ये भी डिफरेंट टाइप्स का होता है जो कि आपको स्क्रीन पर उसका नाम दिख रहा होगा। इसमें फंक्शनल मेगास्पोर कितना होगा? 4 होगा। ये फर्स्ट नंबर में आप देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं? एडोक्सा टाइप। सेकंड जो आप देख रहे हैं ये है प्लम्बागो टाइप। थर्ड जो देख रहे हैं पेनिया टाइप, और फोर्थ नंबर जो देख रहे हैं ये है पेपिरोमिया टाइप। यानी ये टोटल आपको 7 से 8 टाइप का ये एम्ब्रायोसैक होता है। लेकिन हम लोगों को एनसीईआरटी में तो सिर्फ मोनोस्पोरिक ही पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोलीगोनम टाइप के नाम से जानते हैं। उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी है, आप ज़रूरत के हिसाब से आप इसको सीख लीजिए, समझ लीजिए, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे आप यूज करते रहिएगा। एग्जाम में कभी इसमें से भी क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन आपको विशेष फोकस किस पे करना है? मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रायोसैक का जो पोलीगोनम टाइप बताया गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, उस पर ध्यान देना है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए अगला जो टाइप है वो क्या है? ड्रूसा टाइप, एक है प्लम्बाजिला टाइप, और एक है फ्रीटिलेरिया टाइप। इस टाइप का जो आप एम्ब्रायोसैक देख रहे हैं इसमें सब के सब 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। इसमें भी कुछ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, और कुछ ऐसा भी आपको इसमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसमें 16 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना? लेकिन हम लोग इसमें से एक आपको हम बता देते हैं, और उसको आप समझ लीजिए कि कैसे 4 फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रायोसैक बनता है। तो आप थोड़ा सा स्क्रीन को देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपका नोट्स साथ में बनते रहे। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक का एक फर्स्ट टाइप दिखाया गया है, एडोक्सा टाइप। इसका हम बनाकर दिखा देते हैं स्क्रीन पे, आप ध्यान को बनाए रहिए। अब आपको दिख रहा है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? MMC कह सकते हैं। मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन सबसे पहले होता है क्या? मियोसिस। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस फर्स्ट। और इसके चलते जो बनता है वो क्या है? इसके चलते इसमें सबसे पहले 2 मेगास्पोर बनेगा। कितना? 2। और इसके बाद से इसमें जब सेकेंड मियोसिस होगा, कौन सा होगा? सेकेंड मियोसिस। तो सेकेंड मियोसिस के चलते ये जो 2 से कितना बन जाएगा? 4। यानी आप देखिए इसको हम यहाँ पे बीच में भी रख सकते हैं। यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है ना, इसमें आपको याद रखना है इसमें न्यूक्लियस का सिर्फ डिवीजन होता है, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। इसलिए याद रखेंगे इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। बीच में हम कोई इसमें पार्टिसिपेशन दीवाल को या वाल को सेप्टम को नहीं दिखाएंगे। तो यानी फर्स्ट बार जब मियोसिस होगा मेगास्पोर मदर सेल में, तो यहाँ पे क्या बनेगा? डायड बनेगा। क्या बनेगा? डायड मेगास्पोर बनेगा। और फिर जब इसमें सेकेंड मियोसिस होगा यानी मियोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? टेट्राड मेगास्पोर दिखेगा। क्या दिखेगा? मेगास्पोर जो आपको दिखेगा वो किस फॉर्म में दिखेगा? टेट्राड फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेट्राड फॉर्म में। अब इस
टेट्राड मेगास्पोर यानी 4 मेगास्पोर से क्या होगा, कंप्लीट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन होगा। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, खुद देखिए, इसमें डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें एक ही बार माइटोसिस होता है, 2 बार माइटोसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट माइटोसिस होगा उसके चलते इसमें न्यूक्लियस कितना बन जाएगा, इसमें न्यूक्लियस आप देख रहे हैं 4 से 8 बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देख रहे हैं ये 4 से जैसे ही माइटोसिस होगा तो ये क्या होगा, डबल हो जाएगा। अब ये इसको क्या करना है, अपने पोजीशन को चेंज करना है। क्या करना है, पोजीशन को चेंज करना है। तो ये पोजीशन को चेंज करेगा, अब इसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। तो देखिए ये अपने पोजीशन को चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें से 3 चला जाएगा ऊपर की तरफ इसका न्यूक्लियस, और 3 आ जाएगा कहाँ पे, नीचे की तरफ। यानी अपना पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा न्यूक्लियस, और बीच में बच जाएगा कितना, 2 न्यूक्लियस। बीच में कितना न्यूक्लियस बच जाएगा, 2। और ये 2 न्यूक्लियस से आपको पता चल रहा है, इसको तो पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। अब यहाँ पे कंप्लीट एम्ब्रायोसैक बना देते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिख रहा है। ये ऊपर क्या करेगा, 3 सेल बना लेगा। कितना सेल बनाएगा, 3 सेल, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस 3 सेल को एंटीपोडल सेल, और बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, जिससे यहाँ पे जो सेल बन रहा है उसको सेंट्रल सेल कहेंगे। और नीचे वाले को में तो आप जानते ही हैं, ये एग सेल, और 2 इसका क्या बनेगा, हेल्पिंग सेल, जिसको सिनर्जिड के नाम से जानते हैं। देखिए इसका नाम आप फटाफट लिख लीजिए, एंटीपोडल सेल्स। इसका नंबर भी आपको दिख रहा होगा, इसका नाम लिख लीजिए पोलर न्यूक्लियाई। जो पहली बार बाइस्पोरिक या मोनोस्पोरिक को समझ गया होगा उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, एकदम खिलौना सा लग रहा होगा। इसकी संख्या काउंट करना हो, चाहे कितना सेल्ड कितना न्यूक्लिएटेड है, इसका एंडोस्पर्म कैसा बनेगा, ये तो उसके लिए एकदम खिलौना हवाई हो जाएगा। तो सिर्फ आप ऐसे पॉइंट को समझने के लिए इस स्क्रीन पर देखते रहिए और इस 5 व्हील से जुड़े रहिए। आप देखिए क्या दिख रहा है, इसका नाम लिख देंगे एग सेल। क्या नाम लिख देंगे, एग सेल, और इन दोनों का नाम लिख देंगे सिनर्जिड। क्या लिखेंगे, सिनर्जिड से लिख देंगे। इसकी संख्या 2 है और इसकी संख्या 1 है। अब ये हमारे पास कंप्लीट एम्ब्रायोसैक तैयार हो गया है। अब इस एम्ब्रायोसैक को हम लोग क्या कह रहे हैं, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक का ये एडोक्सा टाइप है। ऐसा टेट्रास्पोरिक क्यों कह रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रहा है ना, हाँ समझ में आ रहा है। हम समझ रहे हैं कि इसमें 4 फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रायोसैक बना है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रायोसैक। इसमें कोई डिजेनरेट नहीं होता है, इसलिए आपको ये बताया ही नहीं गया कि माइक्रोपाइलर वाला डिजेनरेट होगा कि चैलेजल वाला। इसमें तो डिजेनरेट तो कोई होता ही नहीं है। 4 माइक्रोस्पोर से ही क्या हो जाता है, यानी 4 माइक्रोस्पोर मिलकर ही क्या करते हैं, ये कंप्लीट एम्ब्रायोसैक का फॉर्मेशन करते हैं। इसका जो एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म, वो कैसा होगा, 3N होगा, यानी ट्रिप्लोइड होगा। कैसा होगा, ट्रिप्लोइड। और ये जो स्ट्रक्चर है कैसा आपको दिख रहा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। कैसा दिख रहा है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, यानी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड भी लिख सकते हैं, अच्छा न्यूक्लिएट भी बता सकते हैं, आपकी मर्जी। इसमें थोड़ा सा भी गलत होने वाला नहीं है। तो आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है समझ में आ रहा है। हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आप नोट्स बना लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया है। कोई इसमें डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ना मुझे, हमारे पास आ जाएगा कमेंट आपका, हम समझ जाएंगे कि आपको पॉइंट समझ में आया या नहीं। अगर आपको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दीजिए। तो आपके लिए यह बेहतरीन सा सेशन जो चल रहा है ना,
इसको देखकर आपको कैसा लग रहा है, ये अपने फीलिंग को भी शेयर करते रहिए हमारे पास। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं एम्ब्रायोसैक के टाइप्स को पढ़े हैं, लेकिन एम्ब्रायोसैक क्या है इसको भी जानना जरूरी ही है। अब एम्ब्रायोसैक को पहले नहीं पढ़ा है क्योंकि उसके टाइप्स को साथ में मेगा गैमेटोजेनेसिस में पढ़ना था, इसलिए आपको एक एक उसका टाइप्स बता दिए कैसे बनता है। लेकिन जो कॉमन टाइप का एम्ब्रायोसैक है, जो 80% एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट के ओव्यूल में जो एम्ब्रायोसैक पाया जाता है वो भी कितने परसेंट, 80% से एबव, तो उस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसैक बोलते हैं। और ये मोनोस्पोरिक में भी दो होता है, एक पोलीगोनम टाइप होता है और एक ओइनोथेरा टाइप होता है। इन दोनों में से आपको ध्यान किस पर रखना है, पोलीगोनम टाइप पे। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये पोलीगोनम टाइप एम्ब्रायोसैक है, वो भी मोनोस्पोरिक। हम इसमें आपको कुछ डिटेल्स टर्म को समझा देते हैं जो एम्ब्रायोसैक में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या कह रहा है ये हेडिंग आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसैक, इट इज द फीमेल गेमेटोफाइट, यानी ये जो एम्ब्रायोसैक है ना फीमेल गेमेटोफाइट है। और क्वेश्चन ये पूछ दिया जाता है कि फीमेल गेमेटोफाइट के फर्स्ट सेल को क्या कहते हैं, तो फर्स्ट सेल को हम मेगास्पोर कहते हैं। वो भी कौन सा, फंक्शनल मेगास्पोर। यानी फंक्शनल मेगास्पोर क्या है, फीमेल गेमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है। लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट कौन है, तो वहां पे आप बताइएगा ये एम्ब्रायोसैक। क्या बताएंगे, एम्ब्रायोसैक। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इट इज एन ओवल मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, यानी ये ओवल शेप में प्रेजेंट होता है और मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर कहने का अर्थ है, देखिए इसके अंदर कितना सेल आपको दिख रहा है, एक सेल थोड़ी है, एक रहता तो इसको यूनिसेलुलर कह देते, लेकिन ये क्या है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर सेल है, इसलिए इसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। वो भी कैसा सेल है, ये जितना भी आप देख रहे हैं, जैसे ये एंटीपोडल सेल हो, पोलर न्यूक्लियाई हो, चाहे एग सेल हो, सिनर्जिड हो, ये सब के सब हैप्लॉइड होता है, कोई इसमें डिप्लॉइड नहीं होता है। जब ये पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है, तो अब उसको हम डिप्लॉइड कहेंगे। उसके पहले अलग अलग रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, हैप्लॉइड कहेंगे। अब आप देखिए, विच इज एम्बेडेड इन द न्यूक्लियस टुवर्ड माइक्रोपाइलर हाफ ऑफ द ओव्यूल, यानी ओव्यूल का जो न्यूक्लियस आपको बताया गया था स्ट्रक्चर, उसमें ये माइक्रोपाइलर एंड की ओर पाया जाता है। कौन, एम्ब्रायोसैक। उसके पीछे जो चाइलेजल एंड होता है उस साइड इसका पोजीशन बहुत कम रहता है, सबसे ज़्यादा अधिकांश भाग किस साइड रहता है, माइक्रोपाइलर एरिया में रहता है, माइक्रोपाइलर रीजन में रहता है। अब यहाँ पे देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स, यानी इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको हम आपको समझा देते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स है। तो देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये एग एपारेचस, क्या दिख रहा है, एग एपारेचस। ये सेकंड नंबर जो देख रहे हैं ये है सेंट्रल सेल, और ये जो थर्ड पार्ट्स देख रहे हैं एंटीपोडल सेल। तो अभी तक आप जितना भी एम्ब्रायोसैक का स्ट्रक्चर बनाए हैं, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, उसमें तो आप तो 100% समझ गए हैं कि कौन उसका एग एपारेचस है, कौन सेंट्रल सेल है, कौन एंटीपोडल सेल है। लेकिन हम आपको यहाँ भी क्लियर करा दे रहे हैं। देखिए आपके सामने खूबसूरत और बेहतरीन इमेज दिख रहा होगा, इसमें आप पहचान लीजिए, हमेशा के लिए आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आप देखिए फटाफट, ये स्क्रीन पर जो नज़र बना रहे हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रायोसैक के नाम से जानते हैं। और ये अपर वाले रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको चाइलेजल कहेंगे। क्या कहेंगे, चाइलेजल। इससे पता चल जाएगा कि एंटीपोडल जो होता है वो चाइलेजल एंड की ओर होता है। और नीचे वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर के नाम से जानते हैं। अब आपको याद रखना होगा कि 3 सेल्स का ग्रुप इधर भी है और 3 सेल्स का ग्रुप इधर भी है, लेकिन अब इस 3 सेल के ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो याद रखेंगे चाइलेजल साइड के 3 सेल्स के ग्रुप को एंटीपोडल्स सेल के नाम से जानते हैं। ये इसमें कितना ग्रुप है सेल्स का,
तो 3 है। तो आप यहाँ पे लिख देते हैं, आप इसको समझ लीजिएगा। इसके बाद आप देखिए ये बीच में ऊपर वाले सेल को हटा देंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑलरेडी आपको एक सेल दिख रहा होगा। इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल सेल कहते हैं। और इस सेंट्रल सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोलर न्यूक्लियाई। इससे एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि सेंट्रल सेल में पाए जाने वाले न्यूक्लियस को किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? इसको बता देंगे कि उसको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्लियर हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं माइक्रोपाइलर एरिया में आप देखिए 3 सेल्स का ग्रुप है। इस 3 सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? एग एपारेचस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? एग एपारेचस, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम यहाँ पे इसके लिए लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे एक साथ क्या? एग एपारेचस। ये पूरे 3 सेल्स के ग्रुप को कहेंगे एग एपारेचस। इसमें से आप पूछ दिया जाए कि इस एग एपारेचस में कौन कौन सा सेल प्रेजेंट है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा। जो देखिए एक पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा ना, वो छोटा सा दिख रहा है लेकिन सबसे बड़ा है। क्यों? सोचिए कि इसके पीछे से है तो भी साइड से झांक कर देख रहा है तो बड़ा है ना। ये भी याद रखना होगा कि सबसे बड़ा इसमें सेल कौन होता है? एग सेल होता है। यही तो क्या है? इस एम्ब्रायो सैक के अंदर बनने वाला फीमेल गैमीट है। इसी से तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से एम्ब्रायो बनता है और उस एम्ब्रायो के बाद क्या होगा? ये सीड के अंदर, और जब जर्मिनेशन होगा तो नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये एग सेल, और ऊपर से तो आपको ये 2 सेल दिख रहा होगा। ये 2 सेल को हम एक साथ कहें या चाहे अलग अलग कहें, इसको सिनर्जिड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिनर्जिड, या इसको हेल्पिंग सेल के नाम से जानते हैं। इसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इसके अंदर जो ये खाली जगह दिख रहा है, छोटा छोटा गोलाकार रचना, उसको क्या कहते हैं? तो इसी को तो हम वैक्यूल बोलते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूल के नाम से जानते हैं। और इसमें एक विशेषता इसका है कि ये जो सिनर्जिड है ना, इसमें वैक्यूल्स किधर रहता है? चैलेजल एरिया में रहता है। यानी आप देखिएगा यहाँ से तो नीचे वाले को माइक्रोपाइलर और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? चैलेजल एरिया कहेंगे। तो चैलेजल एरिया की ओर वैक्यूल होता है सिनर्जिड में। और वही अगर हम एग सेल में वैक्यूल की बात करें तो वो माइक्रोपाइलर एरिया में रहता है। किधर? माइक्रोपाइलर एरिया में। और जो उसका न्यूक्लियस होता है वो चैलेजल एरिया में रहता है। उसका एक अपना अपना विशेषता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सिनर्जिड है ना और एक एग सेल, तो एग सेल को आप तो समझ गए। अब ये जो सिनर्जिड के आगे देखिए कुछ फिंगर लाइक आपको प्रोजेक्शन इस पर दिख रहा होगा। लग रहा है कि कुछ उंगली जैसी रचना यहाँ पे दिख रहा है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म एपारेचस के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? फिलीफॉर्म एपारेचस। इसका फंक्शन क्या है ये भी हमें समझना है। फिलीफॉर्म एपारेचस का काम होता है कि जब इसके पास पोलन ट्यूब पहुंचता है मेल गैमीट को लेकर, तो उस पोलन ट्यूब को कहां से एंट्री करना है इस बात को कौन बताएगा? तो ये समझ लीजिए कि ये एक दरवान का काम करता है। जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पे आएगा तो उसको ये फिलीफॉर्म एपारेचस क्या करेगा? कुछ केमिकल को रिलीज करेगा, जिससे पोलन ट्यूब को पता चल जाएगा कि हमको यहीं से एंट्री करना है। अब सोचिए ये कोई मनुष्य थोड़ी है, इसके पास दिमाग थोड़ी है कि खड़ा है तो बताएगा कि आप यहाँ से आइए, यहाँ से आइए। कोई बाराती में आप गए हैं। ये आप यहाँ पे पॉइंट को समझिए और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो पोलन ट्यूब को डायरेक्शन देने का काम कौन करता है? तो ये फिलीफॉर्म एपारेचस। और जैसे ही पोलन ट्यूब इसके अंदर एंट्री करता है तो पोलन ट्यूब क्या हो जाता है? फट जाता है। उसमें से मेल गैमीट इसके अंदर चला जाता है। और जैसे ही पोलन ट्यूब फटेगा तो ये दोनों क्या हो जाता है? सिनर्जिड ये डीजेनरेट हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। अब उसके बाद उसका कोई काम नहीं है। अब इसमें से जो 2 मेल गैमीट को लेकर आया है उसमें से एक मेल गैमीट से
वो यानी फर्स्ट जो एंट्री करेगा उसको फर्स्ट मेल गैमेट कहेंगे, और फर्स्ट मेल गैमेट से इस एग सेल का फ्यूजन होगा जिस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहेंगे और जाइगोट बनेगा। और उसका जो सेकंड मेल गैमेट होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और इस पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज्ड होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सेकंड मेल गैमेट आएगा ये पोलर न्यूक्लियाई क्या करेगा, एक दूसरे से वो फ्यूज होकर वो बना लेगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो उसी समय सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्लॉयड कहेंगे। और जब सेकेंड मेल गैमेट इससे फ्यूज कर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में बार बार डिवीजन होगा तो एंडोस्पर्म बनेगा, तो उसका पोलॉइडी स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्रिप्लॉयड हो जाएगा। तो समझ गए। और आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये एंटीपोडल का क्या होता है, तो एंटीपोडल का भी कोई काम नहीं है, ये इसके न्यूक्लियस को मैनेज करने के लिए अपना सेल बन गया था। जैसे ही फर्टिलाइजेशन इसमें हो जाता है तो कभी कभी तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही ये गायब हो जाता है, कभी कभी फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो आप समझ गए पूरे एम्ब्रायो सैक की कहानी। अब आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है, 100% आपको हर एक पॉइंट बता दिया गया। जितना समझ में आया है अभी तो उतना समझिए, अगर इसमें से आपको लग रहा है कि कुछ पॉइंट हमसे छूट गया तो उसको फिर रिव्यू कीजिएगा ना, तो आपको फिर उसमें कुछ नया मिल जाएगा। तो देखिए आप इस पर नज़र बनाए रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा पॉइंट इस पर दिखाया गया है एम्ब्रायो सैक का। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, ये फूलों की खुशबू आपके पास जा रहा है, देखिए कितना बेहतरीन है। इसको सूंघ लेंगे मदहोश हो जाएंगे। आपके पास भी इसका खुशबू जा रहा होगा, नहीं जा रहा है ना, आप अपने स्क्रीन पर से देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। देखिए आपके लिए फटाफट ध्यान बनाए रहिए इस स्क्रीन पे, देखिए आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। फटाफट कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। हाँ ऑप्शन भी बुला देते हैं तभी ना कमेंट कीजिएगा। आ जाइए, फर्स्ट ऑप्शन देखिए आपके नजर के सामने है एग सेल, और सेकंड ऑप्शन की बात करें तो देखिए ये भी आ गया जिसको सिनर्जिड के नाम से जानते हैं। फटाफट देखिए थर्ड ऑप्शन एंटीपोडल सेल, और फोर्थ ऑप्शन आपके नजर के सामने है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इसमें बताना है कि कौन डिप्लॉयड होता है। तो फटाफट कमेंट, रुकना नहीं चाहिए। सही जवाब आ रहा है, आने दीजिए, एकदम लाइन लगा दीजिए सही जवाब का। फटाफट कमेंट करते रहिए और देखते रहिए कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। तो देखिए बहुत सारे बच्चों के द्वारा सही आंसर भेजा गया है। वाह करेक्ट, एकदम लगे रहिए, बच्चे सब एक्साइटेड लग रहे हैं। तो आपको ये देखकर समझकर बहुत ही आनंद आ रहा होगा, मुझे भी आ रहा है इस टर्म को बताकर। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब कुछ बच्चे के मन में डाउट है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसे डिप्लॉयड हो गया। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस आपको पता है ना, 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज होने से बना था। पोलर न्यूक्लियाई जो एक एक था कैसा था, हैप्लॉयड था। 2 पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे से मिलकर जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाया है तो डिप्लॉयड हो ही जाएगा ना। और बात करते हैं इसका एग सेल का, ये तो ऑलरेडी हैप्लॉयड होता है, ये तो क्या है, फीमेल गैमेट है। और सिनर्जिड तो आपको बताया गया था ना, एग सेल के बगल में 2 उसका हेल्पिंग सेल यानी बॉडीगार्ड था, वो भी तो हैप्लॉयड होता है। और एंटीपोडल सेल वो तो चैलेंजर इंड की ओर ऊपर टंगा गया था, उसका क्या, वो 3 सेल था और तीनों के तीनों हैप्लॉयड था। डिप्लॉयड तो ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको आनंद आ रहा है तो खुशी के साथ लगे रहिए, इस चैनल से बने रहिए, इस प्लेटफॉर्म से। देखिए अब आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है पोलिनेशन। अब हम लोग एकदम हवा तूफान की तरफ पोलन ग्रेन को हवा में उड़ाने वाले हैं। आप
स्क्रीन पर सिर्फ नज़र बनाए तो रहिए, देखिए हम आपको क्या क्या दिखाते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया पोलिनेशन, इसको क्या कहेंगे, कैसे पोलिनेशन में क्या क्या प्रोसेस होता है, डिटेल्स में हम लोग समझने वाले हैं। आपको सिर्फ धैर्य बनाए रखना है। देखिए क्या कह रहा है, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है। यानी आप समझ रहे हैं कि एंथर से पोलन ग्रेन निकलेगा और स्टिग्मा पर चला जाएगा तो उसको क्या कह देंगे? पोलिनेशन कहेंगे। लेकिन बात आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा पर गया है वो सेम फ्लावर में भी हो सकता है, वो एक ही प्लांट के अदर फ्लावर में भी हो सकता है, या एक ही स्पीशीज के दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर से ये ट्रांसफर हो सकता है। कुछ भी हो, एंथर से पोलन ग्रेन निकला स्टिग्मा पर चला गया, उसको हम पोलिनेशन कह देंगे। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, हम इसको इसके टाइप्स में समझेंगे कि जब सेम प्लांट में ऐसा प्रोसेस होता है तो क्या कहेंगे, अगर सेम फ्लावर में ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे। एक एक बात को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तो आप इस पर नज़र बनाए रहिए। तो आपको समझ में आ गया, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पोलिनेशन। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए ये यहाँ पे एक प्लांट बॉडी है और एक यहाँ पे प्लांट बॉडी है, इसके पास भी फ्लावर है, उसके पास भी फ्लावर है। इस फ्लावर में भी देखिए ये वाला जो भाग है उसका स्टिग्मा वाला है और ये उसका एंथर वाला यानी स्टेमेन है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से इसके एंथर से पोलन ग्रेन क्या हो रहा है, निकल रहा है और इसी के स्टिग्मा पर चला जा रहा है, इसको भी हम लोग पोलिनेशन कहेंगे। आप यहाँ पे देखिए ये सेम प्लांट में दो फ्लावर है, इसका एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर और इसके स्टिग्मा पर आ रहा है तो इसको भी पोलिनेशन कहेंगे। अगर यहाँ पे देखिए प्लांट अलग अलग भी हो जा रहा है, यानी कि इस प्लांट बॉडी अलग, ये प्लांट अलग है, वो प्लांट अलग है, इसमें से पोलन ग्रेन निकल कर इस प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है तो उसको भी पोलिनेशन कहेंगे। तो हम समझेंगे कि इसका टाइप कैसा होता है, ये फ्लावर चेंज होगा, इसका प्लांट चेंज होगा तो पोलिनेशन का टाइप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है। लेकिन आपको एक बात इसमें ध्यान रखना होगा कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये फ्लावर चेंज कीजिए चाहे प्लांट चेंज कीजिए, लेकिन प्लांट के स्पीशीज को आप चेंज कीजिएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो पोलन ग्रेन यहाँ से निकाल कर जब हवा में चल देगा या किसी इंसेक्ट के द्वारा जब चल देगा तो किस फ्लावर पर जाएगा उस पोलन ग्रेन को कुछ पता नहीं रहता है, और नहीं इंसेक्ट जो उसको लेकर जा रहा है उसको भी पता है। इंसेक्ट क्या इस फ्लावर का नौकर है कि जो इसको लेकर जाता है? वो इंसेक्ट तो अपने फायदा के लिए इस पर आता है लोग, वे लोग इसके नेक्टर से यानी कुछ रस को लेने के लिए आता है लोग कि ताकि वो अपना भोजन बना सके। यानी जो भौरे होते हैं ना वो मध बनाने के लिए, अपना भोजन को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन को इसमें से फूलों के पंखुड़ियों से उसके रस को लेकर जाते हैं और उसके बॉडी से वो पोलन ग्रेन चिपक कर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि उसको भाड़ा पर रखे हैं कि जब इसके अंदर पोलन ग्रेन तैयार हो जाएगा तो फटाफट बुला देगा कि हाँ इंसेक्ट आइए, हवा आइए और मेरे पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर लेकर जाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो बड़े ही छुपा रुस्तम होते हैं, अपने काम को उस इंसेक्ट के माध्यम से करा देते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है। तो देखिए हम आपको लेकर चलते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं पोलिनेशन के। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन क्या है, हम इसको एक एक करके बेहतरीन तरीके से समझते हैं। यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, अगर सेम फ्लावर में या सेम प्लांट के अदर फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पर तो उसको हम लोग सेल्फ बोलेंगे। अगर यहाँ पे एक फ्लावर के एंथर से
पोलन ग्रेन निकलकर उसी स्पेसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। और किसको सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे, समझ में आ गया। तो चले आगे की ओर, ठीक है चलते हैं। देखिए कुछ आप इसका एक फ्लो चार्ट देख लीजिए कि पोलिनेशन कितने टाइप्स का होता है और किसके द्वारा होता है, किसमें एजेंट की आवश्यकता पड़ता है, किसमें एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगर ये आप फ्लो चार्ट समझ गए तो आपका पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसको पोलिनेशन कह रहे हैं, वो आपका 50% क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहले बात कर रहे हैं, ये क्या है, पोलिनेशन। क्या है, पोलिनेशन। यानी पोलिनेशन जो होता है दो टाइप्स का होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन अगर एनसीईआरटी के द्वारा देखें ना तो वो उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। और कौन कौन 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, तो एक को बता दिया है ऑटोगेमी और एक को बता दिया है गेइटनोगेमी, अच्छा उसको जिटनोगेमी के भी नाम से जानते हैं, और एक को बता दिया है जेनोगेमी। वो 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन आप उसको हम बेहतरीन तरीके से समझा रहे हैं, आप स्क्रीन पर नज़र बनाए रहिए। ये सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, ये 2 टाइप्स का पोलिनेशन हो गया। अब बात करते हैं सेल्फ पोलिनेशन का, तो इसमें 2 होता है, एक को बोलते हैं ऑटोगेमी और एक को बोलते हैं जिटनोगेमी, और नहीं तो इसको गेइटोनोगेमी के भी नाम से जानते हैं। ये ऑटोगेमी की बात करेंगे तो इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में होता है, इसमें फ्लावर भी चेंज नहीं होता है। और ये गेइटनोगेमी की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में होता है। यानी एक ही प्लांट में 2 या अधिक भी फ्लावर होते हैं ना, तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएगा लेकिन प्लांट सेम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेइटनोगेमी कहेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो क्रॉस पोलिनेशन है इसको हम लोग जेनोगेमी के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, जेनोगेमी। अब ये जो क्रॉस पोलिनेशन, तो आपको पता है कि एक प्लांट के फ्लावर्स के एंथर से स्टिग्मा, उसके एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचना है, तो ये खुद से तो जाएगा नहीं। ये पोलन ग्रेन कैसा होता है, इमोबाइल होता है, या इसको नॉन मोटाइल कहते हैं। ये खुद से ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, इसको ले जाने के लिए कुछ ना कुछ एजेंट की आवश्यकता पड़ता है, जिसको हम लोग पोलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। अच्छा, उसको पोलिनेटिंग एजेंसी भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि वो पोलिनेटिंग एजेंट कौन कौन होता है। तो ये पोलिनेटिंग एजेंट जो होता है 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर और एक को बोलते हैं बायोटिक फैक्टर। नहीं तो यहाँ पे आप एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट भी बता सकते हैं। वो भी कौन सा, पोलिनेटिंग एजेंट। ये किस में होता है, तो क्रॉस पोलिनेशन में अधिकांश इसकी आवश्यकता पड़ता है। एबायोटिक कहने का मतलब है कि जो नॉन लिविंग है, यानी जो जीवित नहीं है, और बायोटिक कहने का अर्थ है कि जो लिविंग है। अब एबायोटिक में आप जान रहे हैं जो नॉन लिविंग है उसमें कौन कौन आएगा, तो वाइंड आएगा और एक आएगा वाटर। तो जब वाइंड के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो उसको वाइंड पोलिनेशन कहेंगे, और जब वाटर के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा एंथर से स्टिग्मा पे तो उसको हम लोग वाटर पोलिनेशन कहेंगे। अब बात करते हैं कि जो वाइंड पोलिनेशन होता है उसको एक और नाम से जानते हैं, इसको एनीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एनीमोफिली। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर एयर के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, तो आप बता दीजिएगा, उसको एनीमोफिली कहेंगे। अगर वाटर के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हाइड्रोफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली, जिसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर वाटर के द्वारा होता है। अब आप देखिए ये तो हो गया एबायोटिक, ये नॉन लिविंग है ना, वाइंड और वाटर, समझ गए। कुछ लोग इसको वाइंड को विंड भी बोलते हैं, तो जो आपको सही लगे आप बोल दीजिए, विंड पोलिनेशन कह दीजिए, आपकी मर्जी। अब देखिए यहाँ पे बायोटिक की बात करते हैं तो इसमें लिविंग आएगा, जो जीवित है।
अब ये देखिए कौन कौन है। जैसे आपको पता है कि अगर इंसेक्ट के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम लोग इंटोमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटोमोफिली। आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, इंटोमोफिली। अगला जो पॉइंट है, अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर बैट्स के द्वारा होगा, बैट्स बोले तो जिसको चमगादड़ कहते हैं, उसके द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेइरोपटेरोफिली। क्या बोलेंगे? चेइरोपटेरोफिली के नाम से जानते हैं। हम एक एक करके डिटेल्स में सबके बारे में पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आपको तो सिर्फ यहाँ पे एक फ्लो चार्ट पे नज़र बनाना है, और सिर्फ ये चार्ट इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आपके एग्जाम में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो इस चार्ट से डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सा पोलिनेशन का टाइप है। अगर इंसेक्ट के द्वारा पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो वाटर के द्वारा होगा तो क्या कहेंगे? अब फटाफट यहाँ से देखकर बता दीजिएगा। अगर सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? आपको ये फ्लो चार्ट से नहीं समझ में आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? कमेंट करके बताइए। तो फटाफट कमेंट रुकना नहीं चाहिए कि कितने बच्चे को समझ में आ रहा है कि इस फ्लो चार्ट से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को बना लेंगे। कमेंट आप करते रहिए और हमारे बात को सुनते रहिए, समझते रहिए। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बैट्स के द्वारा अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको चेइरोपटेरोफिली कहेंगे। यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, CHEIRO होता है, PTEROPHILY, यानी चेइरोपटेरोफिली। अब यहाँ पे इसके बारे में तो हम एक एक डिटेल समझाएंगे, वहाँ पे आप स्पेलिंग सुधार लीजिएगा। आगे यहाँ पे देखिए ये है मलैकोफिली। मलैकोफिली की बात करें तो इसमें स्नेल के द्वारा क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। तो कुछ फ्लावर नीचे भी छोटे आकार के भी होते हैं ना, तो उसमें स्नेल यानी जिसको घोंघा बोलते हैं, उसके द्वारा पोलन ग्रेन का क्या होता है? ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको मलैकोफिली कहते हैं। और एक यहाँ पे देख रहे हैं ऑर्निथोफिली। क्या देख रहे हैं? ऑर्निथोफिली। इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके द्वारा होगा? बर्ड्स के द्वारा। बर्ड्स जो आप समझ रहे हैं ना, ये चिड़िया जो उड़ते हुए आकाश में घूमते रहती है, तो समझ गए कि बर्ड्स के द्वारा जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली के नाम से जानेंगे। तो है ना आपके लिए ये इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको एग्जाम में बहुत सारा हेल्प मिल सके। आप इसको घर पे बैठकर प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। ये पॉइंट आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपके स्क्रीन पर आ गया दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? दिख रहा है ना आपको? ये देखिए, ये है सेल्फ पोलिनेशन। अभी आप पोलिनेशन पढ़े और पोलिनेशन का दो टाइप्स होता है, एक सेल्फ और एक क्रॉस। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या है और इसमें कैसे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, किस टाइप के फ्लावर में, हम आपको समझा दे रहे हैं। क्या कह रहा है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ आइदर द सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर। इसमें सेल्फ पोलिनेशन में कह रहा है कि पोलन ग्रेन का इसमें ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उसमें सेम फ्लावर के एंथर से निकल रहा है पोलन ग्रेन और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है। या यहाँ पे कह रहा है कि वो जेनेटिकली अगर सिमिलर फ्लावर है तो उसके भी एंथर से निकलकर उसके स्टिग्मा पर जा सकता है। तो ऐसे पोलन ग्रेन के ट्रांसफर को हम क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन के नाम से जानेंगे। ये कितने टाइप्स का होता है? तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। ये भी दो टाइप्स का होता है। एक को बोलते हैं ऑटोगेमी और एक को बोलते हैं गेइटनोगेमी। अच्छा, इसको बोल सकते हैं जिटनोगेमी। तो आप समझ गए कि ये सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप्स का होता है, ऑटोगेमी और गेइटनोगेमी। अब आपको स्क्रीन पर देखिए खूबसूरत सा बेहतरीन सा आपको इमेज दिख रहा होगा। अब फटाफट कमेंट करके बताइए तो ये किस फ्लावर का, किस प्लांट का फ्लावर है? इस फ्लावर का नाम तो आप फटाफट कमेंट करके भेज दीजिए। अगर आप इसको पहचान ले रहे हैं तो ये आपके घर के आसपास में ही पाया जाता है। ये कोई विदेशी पौधा नहीं है, ये हमारे ही आसपास में रहने वाला पौधा है।
तो कमेंट बहुत सारे बच्चों का आ रहा है, वाह जबरदस्त, समझ रहे हैं लोग। ये क्या है? पी प्लांट का फ्लावर है, जिसको मटर का फूल कहते हैं ना, आप तो देखे ही होंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का भी होता है, लेकिन ये वाइट कलर का दिखाया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो पी प्लांट का फ्लावर होता है ना, ये कैसा होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना। बाइसेक्सुअल कहने का अर्थ क्या है? बाइसेक्सुअल कहने का अर्थ है कि एक ही फ्लावर के अंदर उसका दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? तो स्टेमेन कहते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? तो उसको कार्पेल या पिस्टिल के नाम से जानते हैं। ये तो फ्लावर के पार्ट्स में आप 100% समझे हैं। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है बाइसेक्सुअल फ्लावर का है, और इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखिए ये वाला जो पार्ट्स है स्टिग्मा है, और ये क्या है? एंथर है। ये सब क्या है? एंथर है। आप समझ रहे हैं? तो अगर इस एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर आ रहा है, तो क्या इसको हम सेल्फ पोलिनेशन नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? आप ही बताइए, आपको अभी ना बताया गया। अगर ये प्लांट चेंज हो जाता बट स्पीशीज सेम, यानी अगर मैंगो फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल रहा है तो मैंगो के प्लांट के फ्लावर पर ही जाना चाहिए। अगर पी प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन निकल रहा है तो पी प्लांट के अदर फ्लावर पर भी जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना होगा, अगर सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा पर हो रहा है तो इसको सेल्फ पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो अब आपको देखिए यहाँ पे जब यहाँ से पोलन ग्रेन आता है, आने के बाद से जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो इसके अंदर ये जो देख रहे हैं ना, ये ओव्यूल है, और यही ओव्यूल से क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। और जब उसके कवर को हम लोग खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा सीड मिलता है। उसका तो यूज हम लोग वेजिटेबल के रूप में करते ही हैं, अलग अलग मटेरियल बनाते हैं, उसका फूड आइटम बनाते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। ये ऑटोगेमी और गेटनोगेमी क्या है, इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी आपको बताया गया सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप्स है, लेकिन इसमें फ्लावर सेम होगा तभी जाकर उसको हम लोग ऑटोगेमी कहेंगे। अगर ये फ्लावर चेंज हो गया, प्लांट तो चेंज हो चाहे ना हो, फ्लावर भी अगर चेंज हो गया ना, तो समझ लीजिए कि उसको हम ऑटोगेमी नहीं कहेंगे। ऑटोगेमी कहने का अर्थ है कि सेम फ्लावर में, और सेम फ्लावर में किस में होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में होगा कि बाइसेक्सुअल में होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो ये ऑटोगेमी का प्रोसेस है। जब सेम फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो वो फ्लावर कैसा होगा? यूनिसेक्सुअल होगा कि बाइसेक्सुअल होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, बहुत सारे बच्चे के द्वारा सही जवाब भेजा जा रहा है, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। आप समझ रहे हैं? अभी भी कुछ बच्चे नहीं समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन विच एन इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर। यानी इंटरसेक्सुअल कहने का अर्थ है कि वैसा फ्लावर जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद हो, यानी कि वो पिस्टिलेट और स्टेमिनेट दोनों फ्लावर एक ही में होना चाहिए, तो समझ लेंगे कि वो बाइसेक्सुअल है। और वैसे फ्लावर को हम लोग परफेक्ट फ्लावर भी बोलते हैं। क्या कहेंगे? परफेक्ट यानी कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि इट इज द टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ऑटोगेमी क्या है? सेल्फ पोलिनेशन का टाइप है इन विच इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर इज पोलिनेटेड बाई इट्स ऑन पोलन ग्रेन। यानी आपको जो इसमें स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होगा यानी पोलिनेशन होगा, वो उसी के पोलन ग्रेन से होगा जिस फ्लावर में ये पोलन ग्रेन बना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ऑटोगेमी इज पॉसिबल ओनली व्हेन एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज्ड टुगेदर। ये ऑटोगेमी कब पॉसिबल है? जब एक ही फ्लावर के अंदर उसका एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, और दोनों एक दूसरे के क्या है? नज़दीक है, एक दूसरे के क्लोज्ड है। अगर दूर रहेगा तो उसमें क्या हो सकता है? दूसरे जगह से भी पोलन ग्रेन आने की संभावना उसमें बनी रहती है, तो उसको हम ऑटोगेमी नहीं कहेंगे। तो बाइसेक्सुअल में हम कह रहे हैं कि ऑटोगेमी होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि
जितना भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है सब में ऑटोगेमी हो, तो दूसरे जगह से भी तो पोलन ग्रेन आ सकता है ना। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि अगर स्टिग्मा और एंथर दोनों एक दूसरे के नज़दीक रहेगा तो आसानी से ज़्यादा चांस है कि इसमें ऑटोगेमी होगा। और वो भी कैसा होना चाहिए, एंड देयर इज सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी स्टिग्मा को मैच्योरिटी की बात करेंगे और एंथर के मैच्योरिटी की बात करेंगे, दोनों एक ही साथ मैच्योर होना चाहिए। और स्टिग्मा जब उसके पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगा उतना तैयार हो जाएगा और वहीं पे इसका एंथर भी है और स्टिग्मा भी है और दोनों एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा पर चला जाएगा, तो ऐसे पोलिनेशन का टाइप को क्या कह देंगे, ऑटोगेमी कह देंगे। क्या कहेंगे उसको, ऑटोगेमी। यहाँ पे क्या कर रहा है, इट ऑकर्स बाई 3 मेथड्स, यानी ये कितने मेथड के द्वारा ऑटोगेमी होता है, तो ये 3 मेथड होता है ऑटोगेमी का भी। तो आपको डिटेल्स में हम समझा रहे हैं, आप घबराइएगा मत, क्योंकि जिस दिन ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया ना, फिर आपको पोलिनेशन से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, आप 100% करेक्ट जवाब दीजिएगा। इसलिए आप इसको बेहतरीन तरीक़ा से समझते रहिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये इसका 3 मेथड से होता है। कौन कौन है, एक को बोलते हैं होमोगेमी या इसको चेस्मोगेमी के भी नाम से जानते हैं, यानी होमोगेमी भी कह सकते हैं या इसको चेस्मोगेमी भी कह सकते हैं। दूसरा आप जो देख रहे हैं ये है क्लिस्टोगेमी। क्या है, क्लिस्टोगेमी। और ये जो देख रहे हैं बर्ड पोलिनेशन। क्या देख रहे हैं, बर्ड पोलिनेशन। तो हम लोग इन तीनों पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि क्या है चेस्मोगेमी, क्या है क्लिस्टोगेमी और किस टाइप के फ्लावर में ऐसा प्रोसेस होता है पोलिनेशन का, और बर्ड पोलिनेशन किस टाइप के प्लांट के फ्लावर में होता है। आप अभी जो पढ़ रहे हैं ये ऑटोगेमी, ये किसका है, टाइप्स, ये है सेल्फ पोलिनेशन का। इसका 2 टाइप आपको बताया गया ना, एक ऑटोगेमी और एक जैटनोगेमी। आपको ये दोनों टाइप क्लियर कराकर उसके बाद सेशन को समाप्त करेंगे। लेकिन उसके पहले जब तक ये आपका सेल्फ पोलिनेशन का दोनों टाइप कंप्लीट नहीं हो रहा है, ऑटोगेमी और जैटनोगेमी, तब तक आप स्क्रीन से कहीं हटिएगा मत, एकदम डटे रहिए और इस पॉइंट को समझते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन उठाता है। ये नीट का एग्जाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, इस चैप्टर से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जान रहे हैं। तो आप इस पॉइंट को समझते रहिए। देखिए हम आपको बताते हैं कि चेस्मोगेमी और जिसको होमोगेमी भी बोलते हैं क्या है। अब देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है होमोगेमी या चेस्मोगेमी। क्या कह रहा है, द एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ चेस्मोगेमस और ओपन फ्लावर्स आर ब्रॉट टुगेदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग और फोल्डिंग। ये आप जान रहे हैं ना कि ये ऑटोगेमी का टाइप्स है। किसका है, ऑटोगेमी का। और ऑटोगेमी आपको बताया गया कि सेम फ्लावर में ये प्रोसेस होता है पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। तो ये होमोगेमी और चेस्मोगेमी में क्या सेम फ्लावर नहीं होगा, इसमें भी तो सेम फ्लावर होगा। लेकिन इसमें भी आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे भी आपको फ्लावर मिल जाएंगे जिसका एंथर स्टिग्मा एक ही फ्लावर में है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर दूर स्थित है, तो हो सकता है कि दूसरे जगह से भी पोलन ग्रेन आ जाए। लेकिन ये चेस्मोगेमी की बात करें तो ये एक नॉर्मल ओपन फ्लावर है, वो बंद नहीं रहता है, खुला ही रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ही उसका एंथर और स्टिग्मा ग्रो करता है तो वो क्या होता है, एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है, बेंड होकर या फोल्ड होकर। यानी वो बेंड करके एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है, अच्छा फोल्ड होकर एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है। और ऐसा जो होमोगेमी या चेस्मोगेमी की बात कर रहे हैं किस टाइप के फ्लावर में होता है, तो आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है मिराबिलिस जलापा। क्या इस फ्लावर का नाम आप जानते हैं, मिराबिलिस जलापा कभी देखे हैं? ये हमारे आसपास ही पाया जाता है। इसको हम लोग
4 o'clock के भी नाम से जानते हैं। अगर देखे हैं और पहचान नहीं रहे हैं तो हम आपको पहचान करा दे रहे हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर ये जो फ्लावर दिख रहा है ना, यही तो है मिराबिलिस जलापा। सोचिए आप अपने घरों में, अपने आसपास में इस फ्लावर को किस नाम से जानते हैं? कमेंट कर कर फटाफट भेज दीजिए। वैसे इसका साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा और इसका नॉर्मल नेम क्या है? 4 o'clock। देखिए ऐसे फ्लावर में क्या होता है कि इसका जो एंथर और स्टिग्मा क्या हो, जैसे जैसे मैच्योर होगा ना, वो दोनों इस तरह बेंड होकर एक दूसरे के नजदीक आ जाता है। तो अदर फ्लावर से पोलन ग्रेन आए चाहे नहीं आए, इसका जब एंथर से पोलन ग्रेन तैयार हो जाएगा तो इसके स्टिग्मा पर तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? चेस्मोगेमी या होमोगेमी के नाम से जानेंगे। इसके बाद देखिए एक आपको ये दिख रहा है, यानी कि कैथेरेंथस, जिसको विनका बोला जाता है, और एक है पोटैटो फ्लावर है। आप आलू के फ्लावर को देखे हैं? पोटैटो फ्लावर भी होता है, उसका फ्रूट भी होता है। हम लोग जो ये आलू के जो बर्ड को खाते हैं ना, उसका ट्यूबर को फ्रूट यानी कि वेजिटेबल के फॉर्म में, वो तो उसका स्टेम है। लेकिन वो जो ट्यूबर आलू का के रूप में हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं ना, वो क्या है? सिर्फ उसका स्टेम है, यानी वो उसका फ्रूट नहीं है। इसका फ्रूट जो उसके फ्लावर से ना बनेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, यानी कि पोटैटो फ्लावर में भी क्या होता है? होमोगेमी होता है। और सनफ्लावर में जब दूसरे जगह से पोलन ग्रेन नहीं पहुँच पाता है, फेल कर जाता है, तो क्या होता है? ये सेल्फ पोलिनेशन भी होता है उसमें, और जिसको चेस्मोगेमी के भी नाम से जानते हैं। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये देखिए यही तो है पोटैटो फ्लावर। ये क्या है? ये सभी आपको जो दिख रहा है फ्लावर, ये सब क्या है? पोटैटो फ्लावर है। इसमें जो पोलिनेशन होता है वो कैसा होता है? चेस्मोगेमी। और यहाँ पे देखिए आपको जो स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये क्या है? इसका नाम है कैथेरेंथस, जिसको हम लोग वाइनका के नाम से जानते हैं, या विनका भी उसको बोल सकते हैं। यही इस फ्लावर को भी आप देखे होंगे। ये हम लोग क्या करते हैं? अपने घरों में ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में इसको लगाते हैं, यानी सजावटी पौधों के रूप में गमले में इसको लगाते हैं कि ताकि देखने में ये खूबसूरत लगे। तो इसमें भी किस टाइप का पोलिनेशन होता है? तो सेल्फ पोलिनेशन। वो भी सेल्फ पोलिनेशन में कौन सा? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में कौन सा? तो चेस्मोगेमी। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या है? क्लिस्टोगेमी। क्या दिख रहा है? क्लिस्टोगेमी। ये भी क्या है? सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप है। और सेल्फ पोलिनेशन में किसका? ऑटोगेमी का। ऑटोगेमी जो 3 मेथड से होता है, एक को चेस्मोगेमी या होमोगेमी के नाम से जानते हैं, दूसरा क्लिस्टोगेमी, और एक होता है बर्ड पोलिनेशन। तो हम आपको तीनों समझा रहे हैं, जिसमें आप एक तो समझ गए, अब दूसरा क्लिस्टोगेमी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है? द फ्लावर्स आर इंटरसेक्सुअल, यानी इसमें भी जो फ्लावर होते हैं वो इंटरसेक्सुअल यानी कि परफेक्ट फ्लावर होते हैं। एक ही फ्लावर के अंदर उसका दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि दे रिमेन क्लोज्ड कॉजिंग सेल्फ पोलिनेशन, यानी ये हमेशा क्या रहते हैं? क्लोज्ड रहते हैं, यानी ये हमेशा बंद रहते हैं, इसलिए इसमें कैसा होता है पोलिनेशन? सेल्फ पोलिनेशन। अब सोचिए जब चारों तरफ से ये फ्लावर बंद रहेगा, इसको हम लोग अंडरग्राउंड फ्लावर भी बोलते हैं, जो मिट्टी के अंदर होता है। सोचिए ऐसा भी फ्लावर है। तो ऐसे फ्लावर के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद है और उसका सेल्फ पोलिनेशन हो जाता है, यानी कि उसी के फ्लावर के एंथर से निकलकर उसी के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है? इट ऑकर्स लेट इन द फ्लावरिंग सीजन इन सम प्लांट्स, यानी कि कुछ प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है कि जैसे उसका फ्लावरिंग सीजन का लेट हो जाता है, तो भी ऐसा प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे कि कौन कौन से प्लांट में ये क्लिस्टोगेमी प्रोसेस होता है,
तो आप देखिए क्लिस्टोगेमी पोलिनेशन का एक प्रोसेस है, और जिस फ्लावर में ऐसा प्रोसेस होता है उसको क्लिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ये क्या दिख रहा है आपको? कॉमेलिना बेंगालेंसिस। क्या दिख रहा है? यानी कॉमेलिना बेंगालेंसिस, ऑक्जेलिस है, वायोला है और बाल्सम है। ये जो आपको स्क्रीन पर जो भी एग्जाम्पल बताया गया, इन सभी में कौन सा प्रोसेस होता है? तो सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में कौन सा? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में कौन सा? तो क्लिस्टोगेमी। यानी आपको ये देखना है कि जो ये कॉमेलिना बेंगालेंसिस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है? कॉमेलिना बेंगालेंसिस। ये फ्लावर की एक अजब ही विशेषता है, ये इसमें क्लिस्टोगेमी भी होता है और चेस्मोगेमी भी होता है। यानी इसमें दो तरह के फ्लावर होते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, ये जो ऊपर की तरफ इसके स्टेम में जो फ्लावर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? चेस्मोगेमस फ्लावर है। और चेस्मोगेमस फ्लावर है तो इसमें चेस्मोगेमी होता है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इसके यहाँ से मतलब रूट है, इसके रूट में देखिए एक छोटा छोटा सा ये फ्लावर है, ये इसके रूट में भी क्या आपको दिख रहा होगा? ये फ्लावर दिख रहा है। इस फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लिस्टोगैमस फ्लावर। यानी इस प्लांट को आप अपने घर के आसपास में देखे होंगे, इसको हम लोग केना के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका नाम क्या है? इसको कॉमेलिना बेंगालेंसिस के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। और इसमें देख रहे हैं ना, चेस्मोगैमस फ्लावर है, यानी ओपन फ्लावर है नॉर्मल रूप से, जो बाकी प्लांट में फ्लावर होता है। और इसके रूट में भी फ्लावर है। इस फ्लावर को हम लोग अंडरग्राउंड फ्लावर कहते हैं। ये कभी खुलता ही नहीं है, ये हमेशा क्या होता है? बंद रहता है। अब बंद रहेगा तो इसी के अंदर इसका क्या रहता है? एंथर भी रहता है और इसका स्टिग्मा भी रहता है। और जैसे ही दोनों मैच्योर होता है, उसका पोलन ग्रेन तैयार होकर उसके स्टिग्मा पर चला जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्लिस्टोगेमी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया कि क्लोज्ड फ्लावर में अगर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? क्लिस्टोगेमी। अगर चेस्मोगेमस यानी नॉर्मल ओपन फ्लावर में अगर सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है सेम फ्लावर में, तो उसको चेस्मोगेमी कह देंगे। क्या कहेंगे? चेस्मोगेमी। लेकिन ये दोनों है क्या? वो चेस्मोगेमी कहिए चाहे क्लिस्टोगेमी कहिए, ये सब ऑटोगेमी है। सब क्या है? ऑटोगेमी। और ये ऑटोगेमी क्या है? तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है, अब हमें पढ़ना है क्या? बर्ड पोलिनेशन। क्या पढ़ना है? बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशन की बात करें तो कुछ ऐसे भी आपको फ्लावर मिल जाएंगे जिसमें उस फ्लावर के खिलने से पहले ही जब वो बर्ड स्टेज में रहता है तो अंदर ही क्या हो जाता है? उसका पोलिनेशन हो जाता है और बाद में वो खिलता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए क्या कह रहा है? एंथर्स एंड स्टिग्मा ऑफ इंटरसेक्सुअल और परफेक्ट फ्लावर। यानी कि ये स्टिग्मा और एंथर सेम फ्लावर में रहते हैं, उसको परफेक्ट फ्लावर के भी नाम से जानते हैं। राइपन बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बर्ड्स, यानी बर्ड के ओपनिंग होने से पहले ही क्या हो जाता है? उसका पोलिनेशन की क्रिया हो जाता है। और यहाँ पे दे रहा है कि सो डैट सेल्फ पोलिनेशन टेक्स प्लेस एज ए रूल, यानी जिस रूल्स के द्वारा सेल्फ पोलिनेशन होता है उसी रूल्स का ये पालन करके प्रोसेस को कंप्लीट करता है, यानी एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है जब यह फ्लावर ओपन नहीं हुआ रहता है तभी। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड पोलिनेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो किस टाइप के ये प्लांट में होता है? तो देखिए पी में होता है, मटर वाले में भी देख सकते हैं, और व्हीट में भी होता है, राइस में भी होता है। यानी व्हीट और राइस को आप उसके फ्लावर को आप देखे होंगे, आपके पास ये बहुत सारा पेड़ देखने के लिए मिलता होगा, आप उसको हमेशा देखते होंगे अलग अलग सीजन में।
तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ फ्लावर दिखाया गया है। ये व्हीट का क्या है, बर्ड स्टेज है। व्हीट का क्या है, ये उसका फ्लावर है जो बर्ड स्टेज में है। यहाँ पे देखिए जब इसके अंदर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर यानी पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है तो बाद में चलकर ये क्या हो जाता है, इसका बर्ड ओपन हो जाता है। बर्ड क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और देखिए इसका ये स्टिग्मा है और ये देख रहे हैं ना इसका स्टेमेन, यानी स्टेमेन के सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, एंथर के नाम से जानते हैं। तो इसका एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक ही फ्लावर में है और इसका पोलिनेशन हो जाता है, तब जाकर ये बर्ड क्या हो जाता है, खिल जाता है। और इसके अंदर क्या पकड़ता है, छोटा छोटा ग्रेन्स पकड़ता है और धीरे धीरे वो ग्रो करके जब मैच्योर हो जाता है, पक जाता है, तो हम लोग उसको बीज के रूप में जानते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ये व्हीट में क्या होता है, बर्ड पोलिनेशन होता है। यहाँ आप देखिए ये राइस है जिसको हम लोग धान के नाम से जानते हैं या पेडी भी कह सकते हैं। ये राइस प्लांट में आप देखिए इसका ये फ्लावर कैसा दिख रहा है, ये भी बर्ड कंडीशन में है, तभी इसी के अंदर क्या होता है, पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो ऐसे प्लांट में या मटर में भी आप बता सकते हैं बर्ड पोलिनेशन होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि कुछ ऐसे प्लांट का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें बर्ड पोलिनेशन होता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, पी भी बता सकते हैं, व्हीट भी बता सकते हैं, राइस भी बता सकते हैं। पी में फ्लावर खिलने के बाद भी पोलिनेशन हो सकता है, जो हम लोग ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे मेंडल के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया है मटर पर, तो बर्ड कंडीशन में नहीं, उसको फ्लावर खिलने के बाद भी पोलिनेशन कराया जा सकता है, लेकिन अधिकांश खुद से होता है तो वो क्या होता है, बर्ड पोलिनेशन होता है। किसमें, इन सभी प्लांट में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये कौन सा पॉइंट है, गेइटनोगेमी, यानी ये लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, उसके बाद से ये सेशन को समाप्त किया जाएगा। तो वैसे आप देखिए यहाँ पे गेइटनोगेमी कहने का अर्थ क्या होता है, तो क्या कह रहा है, इट इज़ ए टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। ये क्या कह रहा है, सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि कुछ लोग इसको सेल्फ पोलिनेशन के ग्रुप में रखते हैं और कुछ जगहों पर आप बुक में देखेंगे तो आप इसको क्रॉस पोलिनेशन के ग्रुप में रखा जाता है। लेकिन हम आपको समझाएंगे कि इसको सेल्फ पोलिनेशन में भी रख सकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन में भी रख सकते हैं, इसकी क्या विशेषता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, इट इज ए टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन विच पोलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी कि एक ही प्लांट के एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलकर उसी प्लांट के अदर फ्लावर के स्टिग्मा पर अगर पहुंच रहा है तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, गेइटनोगेमी के नाम से जानेंगे। और ये भी प्लांट के लिए क्या कर रहा है, बिलोंगिंग टू आइदर द सेम प्लांट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट, यानी वो जेनेटिकली कैसा होना चाहिए, सिमिलर प्लांट होना चाहिए और सेम प्लांट होना चाहिए। जैसे आप देखिए आपको स्क्रीन पर जो ये फ्लावर दिख रहा है प्लांट, ये एक ही प्लांट है, इसका अलग अलग ब्रांच है और एक ही प्लांट में देखिए ये अलग अलग इसका क्या है, फ्लावर है। अगर इस फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलकर अगर इस फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है तो ऐसे पोलन ग्रेन के जो पोलिनेशन का प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कह देंगे, गेइटनोगेमी के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, इन गेइटनोगेमी द फ्लावर्स ऑफन शो मॉडिफिकेशन सिमिलर टू वंस फाउंड इन जेनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन, यानी जिस तरह के क्रॉस पोलिनेशन में एजेंट की आवश्यकता पड़ता है और यहाँ से पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है, ये देखने में आपको क्रॉस पोलिनेशन के जैसा ही लगेगा, लेकिन ये क्या है, प्लांट सेम है, इसलिए यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, गेइटनोगेमी कहेंगे और सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। जैसे आप मक्के में देख सकते हैं, मक्का का जो आप देखे होंगे कि ये जो प्लांट होता है मक्का का, ये इसमें से ये बहुत सारा ऐसे ये इसका लीफ निकला हुआ रहता है और इसके जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ इसका आपको क्या मिलेगा, बहुत सारा ये फ्लावर में देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो बर्ड फॉर्म में होता है और इसका ये देखिए हेयर फॉलिकल्स होता है, यानी कि यहाँ पे इसका मेल गैमेट रहता है इसमें,
ये एंथर है, इसके अंदर मेल गैमिट बनता है एंथर में, और इसके इस पार्ट्स पर आकर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ये फ्लावर से पोलन ग्रेन निकलकर उसके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर आ रहा है, और प्लांट तो सेम है, इसलिए ऐसा अगर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर सेम प्लांट में, तो उसको हम क्या कह देंगे, गैइटनोगेमी कह देंगे। सोचिए, इसलिए ये जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है, सेम प्लांट है, इसलिए इसको सेल्फ पोलिनेशन में रखा गया है। अगर ये देख रहे हैं कि ये पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में देखा गया है तो उसको क्रॉस पोलिनेशन में भी रख दिया जाता है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इस कंडीशन को देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद से जो भी जवाब देना है आप जवाब दे दीजिएगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, यानी डायोसियस जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें कौन कौन सा प्रिवेंट होता है, कौन कौन सा प्रोसेस नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है ऑटोगेमी एंड गैइटनोगेमी। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है गैइटनोगेमी एंड जेनोगेमी। थर्ड ऑप्शन जो दे रहा है ये क्या है, क्लिस्टोगेमी एंड जेनोगेमी। और फोर्थ ऑप्शन जो आपके सामने है ऑटोगेमी एंड जेनोगेमी। आपको बताना है, ये नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2017 का, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन बहुत ही समझकर इसका जवाब देना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आप क्या क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या कर रहा है, ए डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स बोथ, यानी कि डायोसियस जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसमें से इन दो, यानी जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में से कौन सा प्रोसेस उसमें नहीं होता है। तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, तो आप देखिए, अगर वो डायोसियस फ्लावर है तो इसको समझिए और फटाफट कमेंट करके इसका सही जवाब भेज दीजिए। आपको स्क्रीन पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस ऑप्शन में कौन सा सही है, आप फटाफट कमेंट कर कर भेजिए, एकदम आने दीजिए, इसका सही जवाब आने दीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जिसमें आपको दिख रहा है ऑटोगेमी एंड गैइटनोगेमी, यानी ये प्रोसेस नहीं होगा। उसको छोड़कर ये बाकी में से आप देख रहे हैं कि जेनोगेमी इसमें भी दिया है, जेनोगेमी इसमें भी दिया है, और जेनोगेमी इसमें भी दिया है। ये क्रॉस पोलिनेशन का नाम है। अब आप देखिए, ये क्रॉस पोलिनेशन अगर ये डायोसियस है, डायोसियस कहने का मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट है, इसमें मेल फ्लावर अलग प्लांट में होगा, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट में होगा। तो इसमें तो जब होगा तो कौन सा प्रोसेस होगा, जेनोगेमी तो होगा ही, लेकिन इसमें कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस नहीं होता है, किस प्रोसेस से ये प्रिवेंट है। तो आप देखिए, जेनोगेमी वाला तो ऑप्शन ऐसा ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी इसमें क्या होगा, ऑटोगेमी और गैइटनोगेमी, क्योंकि इस प्रोसेस से ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इसमें ये प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो गया ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप इस क्वेश्चन का भी जवाब दे दीजिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल्फ पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन अंडरग्राउंड बाइसेक्सुअल फ्लावर विच नेवर ओपन। अब बताना है कि किस टाइप का सेल्फ पोलिनेशन में, यानी कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, वो भी कैसा, अंडरग्राउंड, और जो कभी भी ओपन नहीं होता है, कभी भी नहीं खिलता है। ऑप्शन आपके सामने है, उसको हर्कोगेमी कहते हैं, या उसको डाइक्लिनी कहते हैं, या उसको होमोगेमी कहते हैं, या उसको क्लिस्टोगेमी कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट कमेंट कर कर बता दीजिए। अगर ये पोलिनेशन का कौन सा टाइप्स इसमें है जो अंडरग्राउंड बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है, और ये अंडरग्राउंड बाइसेक्सुअल जो कभी भी ओपन नहीं होता है, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, जिसको क्लिस्टोगेमी के नाम से जानते हैं। ये वाला प्रोसेस नहीं होगा। तो आप समझ गए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, क्लिस्टोगेमी। तो आप लोग काफ़ी देर से इस सेशन को अटेंड किए हुए हैं, आप लोग थक गए होंगे, तो थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। और इसी के साथ हम लोग
मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में। गुड बाय, जय हिंद।